प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे पिछले व्याख्यानों में भारत में संघात्मक व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम इन इंडिया। तो इसके अंतर्गत हमने संघवाद के जो मूल लक्षण हैं उसमें एकात्मक, संघात्मक दोनों स्थितियों के लक्षणों की बात करने का निश्चय किया एवं संघात्मक लक्षणों को हमने वर्णित किया। उसके बाद एकात्मक लक्षण के संदर्भ में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण भी रखता है। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। संविधान के आंतरिक पहलू में हम देखते हैं तो एकात्मकता का तत्व परिलक्षित होता है, जिसके अंतर्गत एकहरी नागरिकता का परिचय इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ संघ में एक ही नागरिकता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगी। यहाँ पर न राज्य की होगी न किसी उसके व्यक्तिगत जहाँ निवास करता है उस, चाहे वो टेरिटोरी स्टेट हो, चाहे वो अन्य प्रकार का राज्य हो, चाहे वह सेंट्रलाइज हो, तो यहाँ नागरिकता उसको भारतीय होने की एकहरी नागरिकता प्राप्त होगी, जैसा कि संविधान के 1 से 11 तक के अनुच्छेदों में ये वर्णित है। अगला है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखिए, शक्तियों का भले ही संविधान में विभाजन किया गया है, केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति, समवर्ती शक्तियाँ जो सूची के अंतर्गत आती हैं, लेकिन केंद्र का पक्ष है वो अत्यंत भारी है। कोई भी राज्य सूची का विषय इस तरह का हो कि जिस पर राष्ट्रीय महत्व का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो वो केंद्र के पक्ष में वह शक्ति उस संबंध में निर्णय लेगी। अगला है संघ व राज्यों हेतु एक ही संविधान। किसी राज्य का अलग से संविधान नहीं होता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, अब पूरे भारत का एक ही संविधान है। संघ सरकार राज्य सीमाओं में परिवर्तन हेतु सक्षम। भले ही राज्यों को स्वतंत्र सरकारें प्राप्त होती हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, संवैधानिक पद पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उन्हें राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का कोई सक्षम अधिकार नहीं है। इसकी जिम्मेवारी, इसका दायित्व केंद्र सरकार पर भी निर्धारित रहता है। फिर है एकीकृत न्याय प्रणाली। ध्यान रखने वाली बात है, अंतिम अपीलीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय उससे ऊपर की अदालतों में चैलेंज किए जाते हैं और वह न्याय अंतिम अवस्था तक उच्चतम न्यायालय तक पहुंचता है। एकीकृत न्याय प्रणाली का शक्तिशाली केंद्र या संविधान की एकात्मक भावना को प्रकट करता है। संकट काल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। इस तरह का आभास होता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। ऐसी स्थिति में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती हैं। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है
ये भी एकात्मक लक्षण संविधान द्वारा निश्चित किया गया है कि राज्यपालों को नियुक्त करने का जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। हालांकि इसमें यह भी है कि उन राज्यपालों को नियुक्त करने का जो भी सरकार तत्कालीन समय में शासन करती है उसके ही संकेत पर उन राज्यपालों का नाम निश्चित किया जाता है एवं वह राष्ट्रपति के द्वारा फिर नियुक्त किया जाता है। फिर है आर्थिक क्षेत्र में राज्य कमजोर। राज्यों को जब जब आवश्यकता पड़ती है आर्थिक क्षेत्र में विकास करने की, आर्थिक आय व्यय से संबंधित या राज्य को विकास प्रदान करने के लिए अर्थ के क्षेत्र में, तो वह केंद्र की ओर अक्सर अपना इस तरह का भाव रखते हैं कि हमें वहाँ से पैसा मिलता रहे जिससे हम राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, परिक्षेत्र के आधार पर, छोटा राज्य है तो राज्यसभा में कम सांसद होंगे, बड़ा राज्य है तो वहाँ संख्या के रूप में अधिक सांसद वहाँ से चले जाएंगे। फिर है सुपरिवर्तनशील संविधान। संविधान हमारा न तो कठोर है न अधिक लचीला है, एक मध्यम बिंदु, मध्यम रास्ते का है कि जिसमें केंद्र सरकार बहुमत के आधार पर संसद में प्रस्ताव पारित करके और संविधान में संशोधन उस विषय से संबंधित उस क्षेत्र में करने की क्षमता रखती है। फिर है राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाना। देखिए, राज्य सरकारों द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं वह राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति अंतिम मोहर या अंतिम हस्ताक्षर करता है और वह कानून का रूप बन जाता है। हालांकि कुछ विधेयकों में राज्य सरकार राज्यपाल तक देती है, राज्यपाल तक पहुंचाती है, फिर वह कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक का संस्तुति के लिए, सैंक्शन के लिए पहुंचाना वह भी एक अपने आप में हमारे संविधान की एकात्मक लक्षण को परिलक्षित करता है। बाह्य दृष्टि से एकात्मकता के लक्षण या तत्व इसमें है प्रधानमंत्री का करिश्मात्मक प्रभाव या करिश्माई व्यक्तित्व। देखिए, प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, तो उसका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है वह इस बात को निश्चित करेगा कि विकास के मार्ग में देश में जो भी परिक्षेत्र राज्यों की सीमाएं हैं उनको कितना प्रभावी ढंग से उस विकास के पायदान पर पहुंचाए कि वह उसमें विश्वास करें एवं उसके उस व्यक्तित्व के प्रभाव में उस सरकार को आने वाले समय में दायित्व दे कि वो हमें शासित करे। तो ये करिश्माई व्यक्तित्व इस बात को एकात्मक लक्षण के तत्व में समाहित करता है। फिर है योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग जिसे हम कहते हैं। योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रोल रहता था। हालांकि योजना आयोग संस्था है, वह परामर्शदात्री है, लेकिन वर्तमान में उसको समाप्त करके और नीति आयोग के नाम से, पॉलिसी कमीशन के नाम से इसको नए सिरे से गठित किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह पुरानी संवैधानिक संस्था है जो कि भारतीय विकास के लिए या विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से उसकी परिषदीय तरीके से विकास की भूमिकाएं, विकास के पायदान निर्मित करने हैं। मुख्यमंत्रियों का इसमें पूर्ण परिषद में सहयोग रहता है,
सदस्य रहते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों की कदाचार में जांच केंद्र के पास, अगर मुख्यमंत्री पर कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का, अनाचार का कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच का जो दायरा है, जांच का जो अधिकृत एजेंसी है, वह केंद्र सरकार के पास में निर्धारित रहती है। तो इन लक्षणों से हम संघवाद की प्रकृति को निश्चित करते हैं कि उस एकात्मक लक्षण में किस तरह से किस किस गुणों के आधार पर और संविधान के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद की जो प्रकृति है, स्वरूप है, उसका नेचर है, वह ध्यान रखने वाला है कि इसमें 3 स्थितियां बताई हैं, जिसमें पहला है सहयोगी संघवाद, दूसरा है एकात्मवादी संघवाद, तीसरा है सौदेबाजी का संघवाद। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई बार महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। तो यह जो सहयोगी संघवाद का कंसेप्ट है, इसको अंग्रेजी में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। सहयोगी संघवाद केंद्र और राज्य के मिले जुले व्यापक एक विकास के श्रेय को पहुंचाने के लिए दायित्व निभाता है। एकात्मवादी में केंद्र का कुछ मायने में एक तरफा रहता है और राज्यों का एक तरफा। सौदेबाजी के में जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म जिसे बोलते हैं, इसमें विनिमय की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। केंद्र सरकार से राज्यों का कुछ मांगना या अर्थ के क्षेत्र में या किसी और व्यवसाय के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इस तरह की व्यवस्थाओं को निश्चित करना कि वह केंद्र के द्वारा क्या उनसे प्राप्त करें और उनको वो उसका कितना कुछ अदा करें। इस तरह से सौदेबाजी का जो इसका प्रकृति स्वरूप है वह ध्यान देने योग्य है। इसकी विवेचना हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।